हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। ये थ्योरी 1912 में अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। इसमें ये रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं। रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में बात करते हैं, which has given rise to the present day arrangement of continents। रिफ्टिंग और ड्रिफ्टिंग के थ्रू ही जो अभी प्रेजेंट डे अरेंजमेंट है वो कॉन्टिनेंट्स के रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग के थ्रू ही है। प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की कुछ बेसिक एजम्पशंस हैं। बेसिक एजम्पशंस, चलिए हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले वेगनर बोलते हैं कि जो सियाल है, सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा। सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा। सियाल अपना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और सीमा ओशियनिक क्रस्ट है। तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कंपैरेटिवली लाइटर है ओशियनिक क्रस्ट के कंपैरिजन में, तो इसीलिए ये बोलते हैं कि सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा। सेकंड, ये बोलते हैं कि दो फोर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ड्रिफ्टिंग के लिए। तो टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले टाइडल फोर्स और दूसरी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो टाइडल फोर्स क्या होती है? टाइडल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन एंड मून की। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थवर्ड मूवमेंट्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स के लिए। चलिए इसके पीछे की हम थ्योरी जानते हैं। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के पहले जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट था उसे हम बोलते थे पेंजिया, और वो ये सुपर कॉन्टिनेंट था, दिस वाज पेंजिया। और पेंजिया जो था, पेंजिया वाज सराउंडेड बाय सुपर ओशियन और इसे हम बोलते थे पेंथलासा। तो कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ कि जो पेंजिया था वो दो पार्ट में ब्रेक हो गया। जो नॉर्दर्न पार्ट था उसे हम लोरेशिया या अंगारा लैंड बोलेंगे, और जो सदर्न पार्ट है उसे हम गोंडवाना लैंड बोलेंगे। और ये जो बीच में जो ये फॉर्मेशन है ये टेथिस सी, इसे हम टेथिस सी बोलेंगे। फिर कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद क्या हुआ? कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद जो ब्रोकन पार्ट थे वो स्टार्टेड ड्रिफ्टिंग नॉर्थवर्ड्स एंड साउथवर्ड्स। और फिर क्या हुआ कि जो ये लोरेशिया थी, लोरेशिया फर्दर ब्रोक इनटू नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में। और जो गोंडवाना लैंड थी, गोंडवाना लैंड जो है वो ब्रेक हुई साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका, फिर मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में। फिर क्या हुआ कि द ड्रिफ्टिंग ऑफ बोथ द अमेरिकाज वेस्टवर्ड रिजल्टेड इन द ओपनिंग ऑफ एस शेप्ड अटलांटिक ओशन। ये जो अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों वेस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करना शुरू कर दी। इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे एस शेप्ड ओशन फॉर्म हुआ जिसे हम अभी अटलांटिक ओशन बोलते हैं। और जो इंडिया है और अफ्रीका है वो नॉर्थवर्ड मूव करने लगी। और द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका रिड्यूस्ड द साइज ऑफ टेथिस सी, जो कि अभी प्रेजेंट डे मेडिटेरेनियन सी है, एंड ऑल्सो ओपन द इंडियन ओशन। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि गोंडवाना लैंड इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे गोंड ट्राइब रहती थी। गोंड ट्राइब के नाम पे गोंडवाना लैंड पड़ा है।
अब वेगनर फिर से बताते हैं कि जब ड्रिफ्टिंग हो रही थी तो वाइल ड्रिफ्टिंग द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, फ्रिक्शन के कारण और रेजिस्टेंस के कारण फोल्ड्स क्रिएट हो गए विच फॉर्म माउंटेन्स सच एज रॉकीज और एंडीज। उन्होंने ये भी बताया कि जब कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हो रही थी तो लैंडमास के कुछ कुछ पार्ट्स पीछे रह गए थे, जो कि बाद में जाके आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स बने, क्योंकि जितनी भी जो लैंडमास थी, जो कॉन्टिनेंट थी, उनकी मूवमेंट में कुछ डिफरेंसेस थे। देयर वॉज डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट। सम पार्ट्स वे लेफ्ट बिहाइंड गिविंग राइज टू आइलैंड आर्क्स। तो जो ओरिजिनल पेंथलासा था, पेंथलासा जो था जिसे हमने बोला था सुपर ओशियन, दैट वॉज लास्टली रिड्यूस टू द साइज टू फॉर्म पैसिफिक ओशन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो हम रिवाइज करेंगे थ्योरी। व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो वेगनर बताते हैं कि बिफोर कार्बोनिफेरस पीरियड एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसे हम बोलते थे पेंजिया, एंड पेंजिया वॉज सराउंडेड बाय सुपर ओशियन जिसे हम बोलते थे पेंथलासा। फिर कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ कि इन द कार्बोनिफेरस पीरियड द पेंजिया ब्रोक इनटू टू पार्ट्स। पेंजिया broke into two parts. Northern part, which was known as Laurasia, or Angara land, and the southern part, which is known as Gondwana land. After Carboniferous period, the broken parts, after Carboniferous period, the broken parts started drifting northwards and southwards. जो ब्रोकन पार्ट्स हैं ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो गई नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, जिसके कारण बीच में गैप फॉर्मेशन हो गया, एंड दिस वाज नोन एज टेथिस सी, विच इज प्रेजेंट डे मेडिटेरेनियन सी। और जो अपनी लॉरेशिया लैंड थी, इट फर्दर ब्रोक इनटू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये फर्दर ब्रोक इनटू नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और जो गोंडवाना लैंड थी, गोंडवाना लैंड ब्रोक इनटू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो क्या हुआ कि द ड्रिफ्टिंग ऑफ बोथ द अमेरिका, दैट इज नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये दोनों वेस्टवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दी। दे स्टार्टेड मूविंग इन वेस्टवर्ड डायरेक्शन। तो इसके चलते क्या हुआ कि बीच में सपोज दिस इज नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज साउथ अमेरिका, तो दे स्टार्टेड मूविंग वेस्टवर्ड। इसके चलते ओपनिंग वॉज क्रिएटेड
into S shape, which is present day Atlantic Ocean. And the northward movement of India and Africa reduced the size of the Tethys Sea, which is present day Mediterranean Sea, and opened the Indian Ocean. Fine. So according to Wegener, while drifting, the edges of the continents, due to friction and resistance, they were folded. ये जब मूवमेंट कर रही थी तो इसमें कुछ कॉन्टिनेंट्स की फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस के कारण फोल्ड्स क्रिएट हुए, विच लेटर ऑन फॉर्म माउंटेन सच एज रॉकीज. यू नो दैट रॉकीज इज इन नॉर्थ अमेरिका and Andes is in South America. So fold mountains were created due to the movement of the continents such as Rockies and Andes. And he also said that island arcs and festoons were also created, क्योंकि जब भी continent move करेगी तो वो continent, this is landmass, तो ये तो there is differential movement of the landmass. सारी landmass एक ही साथ move नहीं कर रही है, तो कुछ कुछ जो parts remaining होंगे they later on form to give rise to island arcs and festoons. And the original Panthalassa जो था, original Panthalassa was reduced, it was reduced in size to form a present day Pacific Ocean. तो ये जो Panthalassa थी इसकी साइज रिड्यूस होगी and this is now present day Pacific Ocean. So there were some criticism of this theory. Many scientists criticize this theory. So we will deal it one by one. Criticism क्या थी? सबसे पहले what was the criticism? Some scientists say that the theory is not able to explain the forces responsible for the drift. मतलब कि जो forces हैं responsible के लिए ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये वेगनर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि वेगनर ने बताया था कि देयर वर टू फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल सच एज टाइडल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. तो साइंटिस्ट क्रिटिसाइज दैट टाइडल फोर्स कैन नॉट बी सो स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर दिस फोर्स कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. टाइडल फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसके कारण कि कॉन्टिनेंट्स की ड्रिफ्टिंग और रिफ्टिंग हो सके. सो फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या था कि टाइडल फोर्स कांट बी सो स्ट्रॉन्ग फॉर द रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स. एंड सेकेंड क्रिटिसिज्म, Wegener could not explain the trigger mechanism behind the breaking of the Pangaea landmass. This was Pangaea. तो Pangaea जो Pangaea broke into northern island, northern part and southern part. Northern part was known as Laurasia and the southern part was known as Gondwana island. तो Wegener could not explain the mechanism behind breaking of the huge landmass, which was Pangaea. थर्ड क्रिटिसिज्म जो था, he couldn't explain the sequence of breaking and drifting of continents. Sequence of breaking and drifting of continents, कि नॉर्थ अमेरिका पहले ब्रोक हुआ या साउथ अमेरिका ब्रोक, he couldn't explain. So most importantly, there were three criticisms regarding the continental drift theory given by Alfred Wegener in 1912. First, Alfred Wegener had said that tidal force and gravitational force
was responsible for the drifting of the continents, but many scientists criticized it, saying that tidal force cannot be so strong so that it could drift the continents. Second, Wegener couldn't explain the trigger mechanism for the breaking of the Pangaea. And third, what was the sequence of breaking and drifting of the continents? He couldn't explain. Now Wegener gives some evidences to prove his theory. First, he talked about jigsaw fit of continents. अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, sorry, I am very bad at drawing. Suppose this is South America, and this is Africa. तो अगर हम ये दो कॉन्टिनेंट्स को मिला देते हैं तो ये प्रॉपरली फिट हो जाएंगी. So the continents of South America and Africa exactly fit into each other. This proves that South America and Africa was part of one landmass, which is Gondwana land. Second, he says that the rocks of the same ages and types are found across Atlantic. That is, rocks here, rocks here, both rocks are same. Their types are same, and he even said that their ages, if we find their ages, it is also approximately same. Third, he says distribution of fossils. Many fossils of flora and fauna are found in Brazil, Africa, peninsular India and Australia. They all are of same type. And fourth evidences which he gave was glaciation in Brazil, distribution of fossils, and fourth was glaciation in Brazil, Africa, peninsular India, Australia, etc. So he even gave evidences to prove his theory. So now we will talk about last phase, which is conclusion. So what are the conclusions? So though Wegener couldn't explain about the forces responsible behind the drifting of the continents, he couldn't explain many things such as what was the trigger mechanism behind the breaking of the Pangaea, but his central idea of drifting helped in the development of plate tectonic theory. His central idea helped in knowing about plate tectonic theory. So in next class we will also talk about plate tectonic theory, convectional current theory. We will deal it with one by one. So thank you so much. I hope you like the video. If you like the video, please subscribe and like my channel. Thank you.